स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आप लोग अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो आई होप हर एक सब्जेक्ट को ना बहुत मजे से पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जानते हो जब एक बार आपके नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी ना तो मार्क्स तो डेफिनेटली आपके अच्छे आएंगे ही। सो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को ना स्ट्रॉन्ग बनाओ। राइट, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ना चैप्टर नंबर 9 के मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसे हम फिनिश करेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहां पे हमने कुछ स्टार्टिंग के 1 to 9 क्वेश्चंस को पढ़ा था। आई होप आपने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। एक छोटा सा ना तरीका है ये रिवीजन का। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप पूरा ना रिवीजन ही कर लेते हो पूरे चैप्टर का जितना अभी तक पढ़ के आए हो। और एक छोटी सी एडवाइस है, जरूर फॉलो करना इसको। चैप्टर नंबर 9 को ना बिल्कुल आप लोग सीक्वेंस में ही पढ़ना। जितना आप सीक्वेंस वाइज इसे फॉलो करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके हर एक मेथड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन पे और इसके आने वाले अगले क्वेश्चन पे ना दोनों पे आप स्टार लगा लो, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा ना ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था ना, तब क्या कहा था कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही मेथड है। एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, और एक है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड। मतलब आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हो और देखते ही उन मेथड को अप्लाई कर देते हो। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे आप परेशान हो जाओगे। मतलब आपको देख के ना समझ ही नहीं आने वाला कि कौन सा मेथड लगाना है हमें और फिर अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्योंकि आप जिस भी मेथड को सोचोगे ना वो हर मेथड इन क्वेश्चंस में फेल हो रहा होगा। तो फिर मैम हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? फिर आपको एक छोटा सा ना सब्स्टिट्यूशन करना होता है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने ऐसी आती है पेपर में जहां पे आप डायरेक्टली देख के आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि कौन से मेथड से सॉल्व करें। तो इसलिए एक छोटा सा प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन होता है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे, आप इस इक्वेशन में क्या परेशानी है उसको समझोगे और जो भी परेशानी का कारण होगा ना उसे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या फिर जो भी बातें मैं आपको कह रही हूँ उसको ढंग से समझने के लिए हमें इस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या सच में ऐसा होता भी है कि कोई भी मेथड अप्लाई हो ही ना पाए और उन मेथड्स को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़े। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है y e to the power x by y dx is equal to x e to the power x by y plus y square dy। तो मैं इसे ना डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में पहले लिख रही हूँ। मतलब या तो मैं dy by dx के फॉर्म में लिखूंगी या तो मैं dx by dy के फॉर्मेट में लिख रही हूँ। मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल के ऊपर x अपॉन y है, तो क्यों ना मैं अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dx by dy के फॉर्मेट में लिख दूं। ठीक है, चलो आ जाओ लिख देते हैं। यहाँ पे अपन ने लिया dx अपॉन dy इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ लिखा है x e टू द पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y e टू द पावर x अपॉन y। जरा चेक करो मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे अभी तक क्या समझा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एक्सपोनेंट के ऊपर x अपॉन y फंसा हुआ है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dx बाय dy के फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब आप लोग कहोगे मैम ऐसे तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए, वो सारे क्वेश्चंस तो होमोजेनियस मेथड से खत्म हो जाया करते थे। अच्छा, तो आपका बहुत मन करेगा होमोजेनियस मेथड अप्लाई करने का और सॉल्व करने का। हो सकता है कभी कभी बाय चांस वो ठीक भी हो जाए, लेकिन वो ठीक ना भी हो। ऐसा क्यों? देखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका ये जो फंक्शन है ना वो एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो, तभी अप्लाई कर पाओगे। राइट, मतलब क्या कि ये जो लिखा है ना आपका क्या dx by dy दिस शुड बी द फंक्शन ऑफ x अपॉन y, कुछ इस तरीके का आपको मिलना चाहिए। हाँ तो बना लेंगे, ऐसा ही सोच रहे हो? चलो ठीक है, बना के दिखाओ जरा मुझे। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको मिल रहा है dx अपॉन dy इज इक्वल टू
फंक्शन ऑफ x बाय y बनाना है, राइट? तो मैं एक काम करती हूँ, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कर देती हूँ। तो इससे क्या मिलेगा, x बाय y प्लस एक y से एक y चला गया और डिनोमिनेटर में है e की पावर x बाय y। जरा चेक करो, इसको ऐसा लिखने में किसी को परेशानी अगर हो रही है तो सुनो, ये ऐसा है ना, a प्लस बी अपॉन सी, कैसे लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी, बस वही काम कर दिया। दिस अपॉन दिस, ये दोनों चले गए, ये x बाय वाई मिला, प्लस का साइन बीच में है, इससे एक ये गया और यहाँ पे e टू द पावर x बाय वाई। ओके, सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का बन गया। अब जरा चेक करके मुझे बताओ, क्या आप लोग जो कह रहे थे कि मैम ये तो फंक्शन ऑफ x बाय वाई है, क्या सच में यहाँ पे लिखा हुआ पूरा फंक्शन रियलिटी में फंक्शन ऑफ x बाय वाई है? आप कहोगे क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे x बाय वाई लिखा है, यहाँ पे x बाय वाई लिखा है। अच्छा, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे तो y लिखा है। फंक्शन ऑफ x बाय वाई के लिए इसे भी तो x अपॉन वाई के फॉर्मेट में होना चाहिए था, नहीं है। मतलब क्या, ये आपका इस फॉर्मेट में लिखा जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, इट इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेटली आप इस बात को मानते हैं अभी, ठीक है। तो एक मेथड तो देखो आपके सामने ही फेल हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है नहीं। फिर आपका मन करेगा क्यों ना वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, उसे भी ट्राई कर लो। देखो वेरिएबल सेपरेशन में ना आप इसे कर लोगे सेपरेट, इसे सेपरेट कर लोगे, चलो मान लिया आपने कैसे भी करके इस y को भी dy के पास सेंड कर दिया, लेकिन ये एक्सपोनेंट में फंसा x अपॉन वाई, इसे कैसे सेपरेट करोगे? इसे सेपरेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो यहाँ के तो वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे। जब यहाँ के वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाए तो इसका क्या मतलब है, जो दूसरा मेथड है वो भी फेल हो गया, राइट? अब आपका मन कहेगा मैम एक और मेथड है हमारे पास, कौन सा वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कर पा रहे हो क्या? क्या आप अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में बना लोगे? नहीं बना पाओगे, राइट? तो ये तीनों ही मेथड फेल हो रहे हैं। क्वेश्चन गलत है मैम, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो फिर सॉल्व कैसे करें? तो मैं आपको स्टार्टिंग में वही तो समझा रही थी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जो आपको एग्जाम में परेशान कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक तो बड़ी मुश्किल से ये तीन मेथड हम समझ पाए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? हम समझ गए थे अच्छे से, तो ये तीन मेथड हम समझ गए थे, हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना भी सीख गए थे। अब ये क्या आ गया, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली ना देख के नहीं बता पाओगे आप लोग कि क्या है ये, कौन सा फॉर्मेट है। तब पता है कौन प्रकट होगा, तब प्रकट होगा एक बहुत ही अच्छा सा सब्स्टिट्यूशन। आपको यहाँ पे सोचना होगा कि मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं जिससे मैंने जो पढ़ा है ना इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन बदल जाए, ठीक है? ये बात मानते हो, ये बातें याद रहेंगी, क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टार लगाओ। तो ठीक है मैम, मतलब क्वेश्चन सिलेबस के अंदर का ही है, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपका सिलेबस वाला ही है, ओके जी। तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है और जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं उसमें से किसी एक फॉर्म में उसे चेंज कर लेना है, ओके। तो क्या करने का प्लान कर रहे हो आप लोग? सुनो, एक काम करो आप लोग, यहाँ पे परेशानी का कारण कौन था? परेशानी का कारण था यहाँ पे x अपॉन वाई, राइट? क्योंकि देखो इसके पास तो है ही नहीं ना, तो परेशानी कौन है? x बाय वाई है। तो एक काम करो, x बाय वाई को z ले लो, ठीक है? चलो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू z, राइट? ठीक है। और अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी दैट वाज dx बाई dy, तो क्यों ना इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। अब ये कोई बहुत नया चीज नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब मैम आप हमसे चाह रहे हो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएं, जी हाँ लगा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ क्वेश्चन रूल लगाएं। सो मान लो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगा रही हूं, आई होप आप सबको याद है। तो चलो आ जाओ, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जिसने भी चिल्ला के आंसर 1 बोला ना गलत बोला है, क्यों? क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dy, राइट? माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, क्या होगा? क्या बोल रहे हो? 1, बिल्कुल सही जवाब। डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है?
इज इक्वल टू जेड है। ओके अच्छा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करें हम, अब एक काम करो मैम, आपने इतना काम कर ही दिया है ना इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से ना आप डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। आ जाओ, यहाँ से काम करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो वाई स्क्वायर यहाँ बैठा है इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो इसके साथ लिख देंगे आप लोग। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन डी वाई। ओके, अब क्या किया जाए, अब एक काम करो, ये माइनस एक्स है वहां ले जाओ, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज प्लस एक्स। फिर क्या किया जाए, ये y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में सेंड करो, ये गया यहाँ से, ये y आपका यहाँ आया, एक y आपका यहाँ आया। ठीक है, अब ये y और ये y स्क्वायर है, तो गलत बात है ना, कैंसिल आउट करो, ये गया इससे, इससे और इससे गया। अब क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है ना। ओके, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, dx बाई डी वाई की ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, क्योंकि आप यहीं रुके थे ना। ओके मैम, रख देते हैं हम। सो dx बाई डी वाई को वहां रखो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा y डी जेड बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ओके, प्लस क्या है ये y अपॉन ई टू द पावर x बाय वाई। अब जरा ये बताओ, ये हम x बाय वाई लिख के चल क्यों रहे हैं, हमने x अपॉन वाई को क्या लिया है, x अपॉन वाई को z लिया है ना, तो हटाओ इसे, z लिखो, इसे भी हटाओ z लिखो, और इसे भी हटाओ z लिखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस z से प्लस z, क्योंकि दोनों तरफ है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और ये दोनों चले गए। ओके, अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आएगा तो नीचे लिखा जाएगा, राइट। तो इससे क्या हो गया, ये और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है दैट इज डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर जेड। तो पहले इन लोगों ने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, आपने किया एक बहुत ही अच्छा सा सब्स्टिट्यूशन और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में बना लिया, राइट। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर जेड। बताओ तो जरा कैसे सॉल्व करोगे इसे, बहुत डिफिकल्ट है ना ये। आप बोलोगे मैम हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए ना, तो ये तो हम देख के ही बता पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। देखो, डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर जेड। क्या करें, कौन सा मेथड लगाएं? देखो, स्टार्टिंग में एक भी मेथड नहीं लग रहा था इस क्वेश्चन में, लेकिन अब कौन से मेथड से आप सॉल्व कर लोगे, वेरिएबल सेपरेशन से। देखो, ये फंक्शन ऑफ जेड है, डी जेड के पास ले जाओ, डी वाई को यहां लेके आ जाओ। ठीक है जी, आ जाते हैं, कर लेते हैं ऐसा काम। सो ये बना e टू द पावर z डी जेड इज इक्वल टू डी वाई। अब क्या किया जाए, दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो कि एक बार अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं ना, फिर तो इंटीग्रेशन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, वेरिएबल सेपरेट डन, इंटीग्रेशन की बारी है। और इसका इंटीग्रेशन कितना मुश्किल है ना, ऐसा आप में से कोई नहीं कह रहा, क्योंकि आप लोग जानते हो e की पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z। यहाँ पे 1 इंटू डी वाई है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या आंसर मिलता है, आपको मिलता है e टू द पावर z इज इक्वल टू y प्लस सी। ओके, अब क्या करें, क्या क्वेश्चन में z दिया था, नहीं, क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में था, x एंड y के फॉर्मेट में। तो इस z को रिप्लेस करो, z आपने क्या लिया था, z आपने लिया था e टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू y प्लस सी। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत परेशान हो गए होंगे इस क्वेश्चन में कि क्या करें, क्योंकि एक भी मेथड नहीं लग रहा था। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी किसी भी चैप्टर में आप लोग इस एक्सरसाइज को मिस ना करें, इसे आप ना छोड़ें, क्योंकि आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चंस के ना पैटर्न मिलते हैं आपको, राइट। तो इन्हें कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आंसर आपका आ गया है। सबसे पहले परेशान थे, दुखी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, जो जितना हम स्टेप्स आगे बढ़ा सकते थे हमने बस उन स्टेप्स को आगे बढ़ाया।
फिर हम समझ गए थे कि इस क्वेश्चन में परेशानी का कारण है x बाय वाई, तो हमने x बाय वाई को एक वेरिएबल ले लिया z। ओके, डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज को वहां रखी, जो चीजें जा रही थी उन्हें जाने दिया, फंक्शन ऐसा बना, इंटीग्रेट किया और क्वेश्चन को खत्म किया। आई होप इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। आपसे कह रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपके सामने और आपको क्या गिवन है कि y की वैल्यू आपकी -1 है जब x आपका 0 है, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले एक बार ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी करते हैं अपन। क्या लिखा है, x माइनस वाई, फिर यहाँ पे है dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। अब देखो, जब ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आता ना, तो आप क्या करते सबसे पहले, मैम सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। तो जो कोशिश आप वहां करते वही काम चलो यहाँ पे भी अपन ट्राई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब dx वाले टर्म्स एक तरफ, dy वाले टर्म्स एक तरफ, क्योंकि उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि इसे हम किस मैथड से सॉल्व करें। ओके, ठीक है, चलो यही काम कर लिया जाए। सबसे पहले तो इन दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन करो। यहां मिलेगा आपको x माइनस वाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, dx माइनस डी वाई। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लेना। अब क्या करें, dx वाले टर्म्स एक तरफ, dy वाले टर्म्स एक तरफ, ठीक है। तो इस dx को यहां लेकर आओ, क्या आएगा, x माइनस वाई डी एक्स प्लस में है, यहां आएगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, ये वहां गया। ओके, तो कितना मिलेगा आपको, या फिर एक काम करो ना, क्या काम करें, इसको यहां लेकर आओ। चलो ठीक है, x माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई, ठीक है। dx आपका यहीं पे रखा है, मैम इससे क्या ही हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। dx यहां रखा, इसको यहां लेकर आओ, ये बनेगा x माइनस वाई डी एक्स। यहां तक देखो सब लोग क्या किया मैंने, सबसे पहले तो इस dx का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई से किया, फिर dy का मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई से किया, फिर dx को मैं dx के पास लेके आ गई, dy को मैं dy के पास लेके आ गई। अब यहां से dy कॉमन लो, यहां से dx कॉमन लो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, यहां से dx कॉमन ले लें अपन, बिल्कुल ले लो। dx कॉमन लिया तो यहां आपको मिलता है 1 माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज dx, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का मिला। अब एक काम करो, dx को यहां सेंड करो, इसको यहां लेकर आ जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, अभी अपन को पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, सो दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखें क्या लिखें, चलो लिखो, एक काम करो, इससे माइनस के साइन को कॉमन ले लूं क्या, ठीक है ले लेते हैं। दिस इज माइनस, आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1, नहीं नहीं नहीं, x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया ना, तो x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, और ये नंबर क्या है, दिस इज x, क्या लिखा है क्या लिखा है, x माइनस वाई प्लस 1। इतना चेक करो पहले आप लोग। ये देखो, अभी अपन ने क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं किया है, अपन तो बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख के दिया है, क्या ही करोगे आप इसमें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के अलावा सिंप्लीफिकेशन किया, dx वाले टर्म्स एक तरफ, dy वाले टर्म्स एक तरफ, उनको कलेक्ट किया, इसको dy बाई dx के फॉर्मेट में लिखा। मैम आपने यहाँ से माइनस का साइन क्यों कॉमन निकाला, आपको क्या परेशानी थी 1 माइनस एक्स प्लस वाई लिखे रहने में। देखो सुनो, क्यों ऐसा काम किया हमने, माइनस के साइन को हमने कॉमन इसीलिए ले लिया क्योंकि देखो ये x माइनस वाई बना फिर, और यहाँ पे भी क्या था x माइनस वाई। 100% आपको पता है इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होने वाला, ना तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग पाएगा, ना यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन हो पाएगा, और ना ही यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि किसी भी एक फॉर्मेट में नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी ना किसी मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ये बात क्लियर है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन लिया, जिससे ये क्या बन गया, x माइनस वाई माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई प्लस 1। ओके, अब क्योंकि आप लोग समझ चुके हो ये होमोजेनियस भी नहीं है,
ठीक है, नहीं है ना होमोजेनियस, ओके, ना तो ये लीनियर है ना तो ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, एक काम करो, x माइनस वाई को यहाँ पे t ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ भी x माइनस वाई बना लिया, यहाँ भी बना लिया, x माइनस वाई को t लेते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या अच्छा हो जाएगा। सो इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास बन गया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई, क्या था, x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, यही था, ओके। तो मैंने x माइनस वाई को इस क्वेश्चन में t ले लिया, चलो ठीक है, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t। अब इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डेरिवेटिव को देखो dy बाई डी एक्स है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स होगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स होगा। बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है मैम, ठीक है जी। अब एक काम करो, यहाँ से dy बाई डी एक्स की ना वैल्यू निकालो, तो कितनी आएगी, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ शिफ्ट हो गया वो वहाँ शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो हम लोगों ने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करते हैं, x माइनस वाई की जगह पे t रखते हैं, ओके। तो देखते चलो आप लोग, सो dy बाई डी एक्स कितना है, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई को क्या लिया है आप लोगों ने, t माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई को क्या लिया है आपने, t प्लस 1। देखो जरा आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ परेशानी थी, तीनों में से एक भी मेथड एप्लीकेबल नहीं था, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या ही सब्स्टिट्यूट करते, हम लोगों ने x माइनस वाई को t ले लिया, ठीक है, उसे t लिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और यहाँ से क्या किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसे जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ओके। dy बाई डी एक्स की जगह पे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स को रख दिया है, x माइनस वाई की जगह पे t, x माइनस वाई की जगह पे t, ओके। अब क्या किया जाए, एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दें क्या, रुको, अब इस प्लस 1 को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। सो दिस इज माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1, मैं ओपन कर रही हूँ उसे, ठीक है। तो माइनस टी प्लस 1, राइट, माइनस 1 और ये था आपका t प्लस 1, कुछ इस तरीके का आया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये 1 माइनस टी बना, नीचे t प्लस 1 था, ये प्लस 1 यहाँ था, यहाँ गया तो माइनस 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, चलो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। सो आपको मिलेगा माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर गया 1 माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। प्लस 1 से माइनस 1 चला गया, बिल्कुल चला गया, बोलो गया, ठीक है, हटा दो उसे, प्लस 1 से माइनस 1 गया, माइनस टी कितना देगा, माइनस 2t। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस दोनों साथ में चले गए। अब बताओ तो जरा क्या करूंगी मैं, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो रहा था मैम इस क्वेश्चन में। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, आप t वाले टर्म्स को dt के पास सेंड करोगे और dx को अकेला उस साइड सेंड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं, ये इधर आया t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t, मैं 2 को लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ t वाले टर्म्स को लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 के पास मैंने dx को सेंड किया, ऑल सेट। अच्छा क्वेश्चन है, क्या किया, t प्लस 1 को वहां सेंड किया और ये t नीचे आया dt के पास इज इक्वल टू 2dx, 2 को लेके नहीं आए अपन। अब क्या करें, ये तो a प्लस बी बाई सी है, a प्लस बी अपॉन सी क्या लिखते हैं, a बाई सी मतलब t बाई टी प्लस 1 बाई टी। तो ठीक है, चलो इस काम को भी कर ही देते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे t आएगा, t बाई टी क्या होता है, 1 होता है। लो अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। जो भी परेशानी थी इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आ पा रहा था, अब सारे दुख तकलीफ इस क्वेश्चन से होते हैं खत्म। आप आसानी से अब एक एक चीज यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हो। आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इंटीग्रेशन की। तो चलो आ जाओ जरा इंटीग्रेशन करें इस क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बताओ तो जरा कितना होता है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है आपका t,
1/t का इंटीग्रेशन log mod t, ओके, इज इक्वल टू 2dx है ना। बताओ तो जरा, 2 कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप कहोगे कि कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल आ जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो 2dx का इंटीग्रेशन 2x होगा। अब इंटीग्रेशन तो आप सच में बहुत ही ज्यादा हंसी हंसी में खत्म कर लेते होगे। तो सिर्फ 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का। नहीं मैम, ये आंसर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है ये आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आपका x एंड y के टर्म्स में था। हम अपने इस क्वेश्चन को t के टर्म्स में बना के खुश हो रहे हैं। तो एक काम करो, t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। t क्या है आपका? x माइनस वाई, तो जल्दी से रखो जरा यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड, क्या लिखना है? x माइनस वाई, अच्छा, इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ओके, ये क्या आया? जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन को क्या चाहिए था? हम भूल गए। अच्छा, क्वेश्चन को क्या चाहिए था? रीड तो करो। क्वेश्चन को चाहिए था पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इन कंडीशंस को हमें याद रखना है। ठीक है, चलो कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे एक और बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है। क्या? कि x माइनस वाई और 2x थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकते हैं, है ना। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं अपन। मैं log mod x माइनस वाई को यही रख रही हूं, इज इक्वल टू के इस साइड इसे लेके जा रही हूं। तो दिस विल बी 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, x माइनस वाई को इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आ गई मैं। तो 2x माइनस एक्स कितना होगा? x, तो x प्लस वाई प्लस सी। ये है आपका प्यारा सा जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जो आपको चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, इसी से तो आएगा। आओ नेक्स्ट पेज पे चलो। क्या है आपके पास आंसर? आपके पास आया log mod x माइनस वाई इज इक्वल टू, बोलो तो जरा क्या आया था? x प्लस वाई प्लस सी। चेक करो एक बार। log mod x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सी। बिल्कुल यही आपके पास आंसर आया है। अब हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो इन लोगों ने आपसे कहा है कि y की वैल्यू आप -1 ले लो और x की वैल्यू आप 0 ले लो। ठीक है, चलो ले लेते हैं, इतना कह रहे हैं तो हमने ले लिया। रखो यहाँ पे। ओके जी, सो दिस विल बी log mod x की जगह पे 0 माइनस, फिर y की जगह पे -1, तो माइनस माइनस क्या हुआ? +1 इज इक्वल टू x की जगह पे 0, y की जगह पे -1, दिस इज प्लस c। 0 प्लस 1 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये तो चला गया, यहाँ पे दे गया 0। ये -1 यहाँ पे आया तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब आप लौट के कहाँ जाएंगे? आप लौट के जाएंगे अपने जनरल सोल्यूशन के पास और वहां पे c को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो चलो आओ c को रिप्लेस करें और फाइनल अपना आंसर देख के खुश हो जाए। सो दिस इज log mod x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस c, कितना था? 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा था ये वाला? मजा आ गया इसको सॉल्व करके, है ना। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, काफी चीजें आपको यहाँ सोचनी थी, राइट। और उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को ना खत्म किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार अपने आप से क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 को सॉल्व जरूर करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमने बेसिकली किया क्या था? यहाँ पे हम क्वेश्चन देके मैम परेशान हो गए थे, क्योंकि अजीब सी इनने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी। तो ये जो अजीब सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको थोड़ा हमने ऐसा बनाया कि हमने कभी पढ़ा हो, राइट। तो उसे ऐसा बनाने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो ये x माइनस वाई का दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन किया, dx वाले टर्म्स को एक तरफ, dy वाले टर्म्स को एक तरफ। उसके बाद हमने इसे डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिखा, dy बाई dx, और ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन को देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी मेथड से ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, राइट। ना तो ये होमोजीनियस था, ना ही लीनियर से सॉल्व होगा, ना ही वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है। तो क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूशन किया। अब क्या ही सब्स्टिट्यूट करते हैं आप इस क्वेश्चन में? मैम x माइनस वाई माइनस 1 को भी तो रख सकते थे। देखो यार, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो दो सेम दिखने वाली चीज क्या थी? x माइनस वाई। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में x माइनस वाई को t ले लिया, इसीलिए यहां से माइनस के साइन को कॉमन लिया था, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर है। इसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं। x माइनस वाई को t लिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx की वैल्यू निकाली, फिर चीजों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके
बस चीज़ों को यहाँ वहाँ सिंप्लीफाई करते रहे, टी के टर्म्स में और एक्स के टर्म्स में अपने फंक्शन को बनाया, इंटीग्रेट किया वेरिएबल्स को सेपरेट करके और फिर दोबारा एक्स एंड वाई की वैल्यूज को वहाँ रख दिया। फिर क्वेश्चन ने क्या मांगा था, क्वेश्चन ने कहा था कि हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो ठीक है, एक बार अपने जनरल सोल्यूशन को अच्छा सा बना लिया, उसके बाद जो कंडीशन गिवन थी उन कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट किया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। आई होप आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप अपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, आप लोग पहले सबसे पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 10 और 11 थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चन थे, तो इसीलिए उन पे हमने ज्यादा डिस्कशन किया है। इन क्वेश्चंस को तो आप देख देख के ऐसे ही फिनिश कर दोगे। चलो क्या करने वाले हो मैम? सबसे पहले तो हमें ही समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा बताओ तो जरा, सोचो जरा क्या कर सकते हैं। इसको यहाँ ले आए, ये तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा। एक काम करो, ये dx बाई dy को उठा के वहां ले जाओ, है ना। ये यहाँ पे dx बाई dy है, यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx। ओके, तो हम अभी चीजों को शिफ्ट कर रहे हैं और अपने फंक्शन को देख पा रहे हैं कैसा बन रहा है। तो फंक्शन हमारा बना dy बाई dx, इसको लेके जाते तो 1 अपॉन समथिंग होता, परेशानी की बात थी। इसको फिक्स रखा, इसको ले गए। ओके, तो हमारे पास क्या आया, e टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस y अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये आपके पास आपका फंक्शन बन गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी अच्छी लग रही है, राइट। कौन सा मेथड साफ साफ समझ में आ रहा है? बताओ तो जरा कौन सा मेथड लगाओगे। हाँ, पहले आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मुझे तो यहाँ पे सिंगल y नजर आ रहा है ना। आपको नजर आ रहा है क्या सिंगल y? हाँ मैम, बिल्कुल सिंगल y नजर आ रहा है। बाकी सारे x हैं और ये कौन है, सिंगल y है। तो खुश हो जाओ ना, आपके पास सिंगल y है, इसका मतलब ये तो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्मेट का है। dy बाई dx, इसको यहाँ लेके आना तो प्लस py इज इक्वल टू q। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस फॉर्मेट में आपके p एंड q क्या होते हैं। सोचो, p एंड q या तो आपके कांस्टेंट होते हैं या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल y नजर आ जाए तो आप समझ जाना इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 और वही खुश होकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो चलो आ जाओ, इसको इस फॉर्मेट का पूरा बना लेते हैं। राइट, y को शिफ्ट करते हैं इस तरफ, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे dy बाई dx प्लस y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ठीक है, सब समझ गए यहाँ तक? अब बन गया ये dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्मेट का। p एंड q क्या होते हैं, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x। हमारे पास तो दोनों ही फंक्शन ऑफ x है। अच्छा, तो फिर कंपेयर करके आप लिख भी दीजिए। सो आपका p क्या आ रहा है, p आ रहा है 1 अपॉन रूट एक्स और q क्या आ रहा है, q आ रहा है e टू द पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। इतना काम कर लिया। अब क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 में 3 स्टेप्स आप पढ़कर आए हो। पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx। याद है कि नहीं? याद है तो अपने आप को वेरी गुड कह लीजिए आप लोग। सो e इंटीग्रेशन p क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं अपन। देखो p क्या है अपने पास, 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, मतलब x टू द पावर -हाफ, है ना। इंटीग्रेशन में आपको रूट देखने की आदत है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या देखने की आदत होती है, हमें पावर्स को देखने की आदत होती है। राइट, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ। अब डिनोमिनेटर में कभी अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो ऊपर लेके जाओ। तो ये क्या बना, एक्स की पावर -हाफ। तो मेरा यहाँ पे p क्या है, एक्स की पावर -हाफ, और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेसिक सा इंटीग्रेशन का प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है। कौन सा वाला, एक्स की पावर n वाला। क्या है वो फॉर्मूला, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसका मतलब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा e टू द पावर
क्या है, e के ऊपर क्या है x माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। कितना बनेगा ये, -1 प्लस 2, कितना +1, मतलब हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाफ आएगा। अब ये हाफ यहाँ किसको पसंद है, किसी को नहीं, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये 2 बन जाएगा। अब इंटीग्रेट हो गया ना, इंटीग्रेशन करने से पहले हमें रूट पसंद नहीं है, लेकिन जब इंटीग्रेट हो गया फिर बना दो रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसा लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे। ये आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे जो कुछ भी काम किया है, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे बेसिक सा इंटीग्रेशन किया है, -1/2 + 1 -1/2 + 1 मतलब हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। नीचे वाला हाफ को ऊपर ले गए तो वो 2 बन गया, न्यूमरेटर वाले हाफ को मैंने रूट के फॉर्मेट में लिखा, तो मेरा IF कितना आ गया, e⁻²√x। ठीक है, ओके, IF आ गया। तो थर्ड स्टेप क्या होती थी, थर्ड स्टेप होती थी सॉल्यूशन वाली स्टेप, और वो सॉल्यूशन वाली स्टेप में एक फॉर्मूला होता है। हाँ, जरा जोर से बताओ, वो सॉल्यूशन वाली स्टेप में क्या फॉर्मूला होता था, y × IF, ओके जी, y × IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q × IF dx + c। क्या ये स्टेप सबको याद थी? चलो ठीक है, अगर याद थी तो आ जाओ, जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y मतलब क्या होता है, y मतलब तो y होता है। IF क्या है, e⁻²√x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका, अच्छा खासा q है, इसका नाम है e⁻² डिवाइडेड बाय √x। नहीं, e की पावर में नहीं है, अच्छे से देखो आप लोग। q क्या है आपका, q है e⁻² डिवाइडेड बाय √x, ये है आपका q। ठीक है, q × IF क्या है आपका, IF है e⁻²√x, दिस इज dx + c। एक बार अच्छे से ये सारी स्टेप्स को आप देख लो, क्या किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत है, राइट? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, बस अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। q क्या था, e⁻²√x बाय √x। IF क्या है, e⁻²√x। अच्छा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो e⁻² + 2√x तो सेम है, ऐड हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया। किसी की पावर 0 आपको क्या देती है, 1 देती है, तो यहाँ से ये दोनों तो खुशी खुशी चले गए, आपको मिला 1/√x, और यहाँ पे लिखो dx एंड दिस इज +c। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन अभी तो करके आए आप लोग, क्या आएगा, 2√x, राइट, 1/√x का इंटीग्रेशन। एक काम करो, इसे नेक्स्ट पेज पे लेके चलो, फिर अपना आंसर ही लिख लेते हैं अपन। सो हमारे पास आया था y e⁻²√x, और बाकी सारी चीजें चली गई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है dx बाय √x का इंटीग्रेशन। √x मतलब x की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में पावर कहाँ पसंद है, ऊपर लेके गए, x की पावर -½ तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास आया x की पावर -½ दिस इज dx + c। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल जानते हैं, क्या होगा, -½ + 1 -½ + 1 मतलब x की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, और जब इंटीग्रेशन हो गया तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हटाओ, हटा दिया मैम। अब ये ऐसा अच्छा लग रहा है क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऊपर ले गए, ये 2 बना। ये ऐसे अच्छा लग रहा है क्या, नहीं अच्छा लग रहा, रूट बना दो। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख दो, ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था, और सोल्यूशन निकालना काफी आसान था। अब ये हो सकता है बुक में आंसर y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हो, तो चलो ठीक है, हम भी लिख देते हैं वैसा। सो आंसर इज y इज इक्वल टू 1/e⁻²√x ब्रैकेट 2√x + c। अब ये फिर से वही बात, ऊपर ले जाओ तो e⁻²√x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, राइट? इजी क्वेश्चन था, कोई परेशानी किसी को यहाँ पे, क्या कर दिया हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन में। एक बार आप लोग अच्छे से एक एक स्टेप को देख लो।
हमने इसे फिक्स रखा, ये ले गए वहां, तो dy बाई डी एक्स। हमने अपने इस क्वेश्चन को देखा और देख के हम इतने ज्यादा खुश हो गए, पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल y था, सिंगल y था, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में बनाया। हम लोग जानते हैं p एंड q या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं, तो हमारे तो दोनों ही फंक्शन ऑफ x थे। आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेप खत्म होती है, फिर बात आती है IF की। IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू रख दी हमने, क्या थी? IF हमने निकाल लिया। उसके बाद सोल्यूशन वाली स्टेप क्या है? सोल्यूशन वाली स्टेप y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज को रखा, जो जा रहे थे उन्हें जाने दिया, 1 बाय रूट एक्स को इंटीग्रेट किया और ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, कोई परेशानी इसमें नहीं थी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 13। Find a particular solution of the differential equation this given that y is equal to 0 and x is equal to pi by 2। So जरा अपनी differential equation को आप लोग देखना, तो कैसी differential equation है ये? मैम अच्छी खासी है, नहीं किस फॉर्मेट की ये बताओ। आप कहोगे dy by dx प्लस py is equal to q। क्या आपको भी ये इसी फॉर्मेट की नजर आ रही है? मैम सबसे पहले आपने इसका ही नाम क्यों लिया, इसका ही नाम क्यों लिया? आपने वेरिएबल सेपरेशन या होमोजेनियस की तरफ क्यों नहीं सोचा? देखो, मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता है क्या दिखा, सिंगल y। सिंगल y जब नजर आ गया है, और आप लोग जानते हो कि सिंगल y किस में होता है? सिंगल y इसमें होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये याद है कि नहीं? हाँ, तो ये ना आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका हो गया। सिंगल y है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि p एंड q क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होते हैं या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं। ठीक है, तो सिंगल y था, ये देखो x है, ये भी देखो x है, तो हमें साफ साफ समझ में आ गया कि इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1। मतलब हम इस क्वेश्चन को इस ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन का काम हमने अच्छे से कर लिया। अब एक बार अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देते हैं अपने मन की खुशी के लिए। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो तो जरा, dy बाई डी एक्स प्लस y cot x इज इक्वल टू क्या लिखा है? 4x cosec x, है ना? है कि नहीं इस पैटर्न की? बिल्कुल है। यहाँ पे आपका p क्या है? p है आपका cot x। q क्या है? q है 4x cosec x। ठीक है, दोनों ही फंक्शन ऑफ x है। इसके बाद आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF का फॉर्मूला क्या होता है? e इंटीग्रेशन p dx। ये सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे से पता है, तो इस क्वेश्चन में ना आपकी स्पीड इंक्रीज हो जानी चाहिए, और आई थिंक अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं भी निकालती हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक करना, फिर आगे चलेंगे अपन। सो e टू द पावर p क्या है? cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं? cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो e टू द पावर log, आपने लिखा यहाँ पे sin x। एक प्रॉपर्टी याद है आपको, e टू द पावर log कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी। ठीक है, तो e टू द पावर log ये चला जाता है, और यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो नीचे आ जाता है। सो आपका IF कितना आ गया? आपका IF आ गया है sin x। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है। आपने क्या किया? IF निकाल लिया। अब सोल्यूशन वाली स्टेप की बात है। सोल्यूशन वाली लाइन क्या कहती है आपसे? y इंटू IF। IF क्या है? sin x। सो y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q क्या है? 4x cosec x। q इंटू IF। IF क्या है? sin x, और इन्हें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में प्लस c। राइट, ये सोल्यूशन वाली स्टेप हो गई। अच्छा, ये cosec x क्या होता है? 1 बाय sin x। तो इसको जरा हटाया जाए और इसे क्या लिखा जाए? 1 बाय sin x। sin x से sin x चले गए, बहुत अच्छी बात है। जितने कम नंबर्स होते हैं उतना ही मजा आता है इंटीग्रेट करने में। राइट, cosec x sin x चले गए। अच्छा, कितना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है ना आपके सामने। 4x का इंटीग्रेशन नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं मैम, 4x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्या आया? y sin x इज इक्वल टू क्या? 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्या बनाया है मैंने? 2 बनाया है।
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये दोनों चले गए, यहाँ पे आया 2। सो वी हैव y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन से तो ही आता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। आ जाओ, कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू 0 ले लो, कब, जब x आपका π/2 हो। रखो जरा इन कंडीशंस को यहाँ पे, y क्या है 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। x की जगह पे क्या रखना है, π/2, तो ये बना 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि x स्क्वायर है ना, आपका x क्या है π/2, दिस इज प्लस c। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आया 2, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आपका c। ठीक है, अब इस c को उठा के वहां सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ गया, खुश हो जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो आंसर टोटल कितना आ रहा है आपका, देखते रहना आप लोग। वी हैव y sin x इज इक्वल टू, क्या लिखे, 2x स्क्वायर, c क्या है माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, काम खत्म, क्वेश्चन फिनिश, राइट। इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको होमवर्क देना चाहिए था, क्योंकि ये डेफिनेटली आप ही सॉल्व करने वाले थे, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो हम खुश ही हो गए थे मैम, क्योंकि हमें साफ साफ समझ में आ गया था सिंगल y है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्मेट है, p क्या है q क्या है लिखा, IF निकाला, सोल्यूशन वाली स्टेप रखी, जनरल सोल्यूशन तक पहुंचे, लेकिन वो तो चाहिए ही नहीं था, तो जो भी कंडीशंस थी उन्हें रखा, c की वैल्यू निकाली और दोबारा जाके c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y आपका 0 है जब x आपका 0 है। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें समझना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, x प्लस 1 dy/dx इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस y माइनस 1। हो सकता है हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सके, है ना। चलो ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं अपन। सो दिस इज x प्लस 1, हमारे पास लिखा है dy/dx इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस y माइनस 1। ठीक है, क्या करें अपन इस क्वेश्चन में, एक काम करो, ये e की पावर माइनस y को ना अब डिनोमिनेटर में लेके आओ, जरा डिनोमिनेटर में लेके आओ इसको, तो ये क्या बनेगा e टू दी पावर y, और ये क्या है माइनस 1। इस स्टेप में किसी को परेशानी, e की पावर माइनस y को मैं नीचे लेकर आ गई, तो 2/e टू दी पावर y एंड दिस इज माइनस 1। इससे क्या फायदा हुआ, इससे एक बहुत अच्छा फायदा आपको नजर आ रहा है, देखो सुनो, नॉर्मली भी करते ना तो भी आ जाता। यहाँ पे क्या करो, आप जरा एलसीएम ले लो, आप एलसीएम तो लो, कितना आएगा, x प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये गया ऊपर, तो ये बना 2 माइनस e टू द पावर y डिवाइडेड बाई e टू द पावर y। ये पूरा क्या हो गया है, ये पूरा फंक्शन ऑफ y है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा फंक्शन ऑफ y है, इसको dy के पास सेंड करो और इस x वाले फंक्शन को यहाँ लेकर आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही था अपना सोचना, हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन ही कर रहे हैं। इसे ऊपर ले जाओ तो e टू द पावर y, इसे नीचे ले जाओ तो 2 माइनस e टू द पावर y, दिस इज योर dy इज इक्वल टू, ये dx गया ऊपर और ये x प्लस 1 यहाँ ऊपर था, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। देखो अपने क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। सबसे पहले क्या किया, e की पावर माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, थोड़ा एलसीएम लिया, इसको इस टाइप का बना लिया, फिर y वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, चलो इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन में क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन में आप 2 माइनस e की पावर y को t ले लो, ये चला जाएगा और बहुत ही ज्यादा इजी इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। सुनो क्या करना है, लेट 2 माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू t, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर y, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dy, ये रहा आपका dy और ये रहा आपका dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा क्या है आपके पास, e टू दी पावर y dy, सो e टू दी पावर y dy कितना बना,
माइनस डी टी। ठीक है, शिफ्ट कर दें अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस ई की पावर वाई क्या है टी। ओके, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। दोनों का जरा इंटीग्रेशन मुझे बताओ क्या होगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log mod t, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1। तो फिर चलो जल्दी से आ जाओ, यहां मिला आपको माइनस log mod t, और t क्या है उसे लिखो 2 माइनस ई टू द पावर y। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1। कॉन्स्टेंट क्या लगाए, log c लगा दे, चलो log c लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, log क्या, log m प्लस log n है ना, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को लगा दो जरा। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। क्या जानते हो आप लोग कि log m प्लस log n क्या होता है, ये होता है log m n। चलो इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। कहाँ तक आप आ गए थे, आप आ गए थे माइनस लॉग मॉड 2 माइनस ई टू दी पावर y इज इक्वल टू, यहाँ क्या था, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस लॉग c। ठीक है, तो चेक करो यही स्टेप थी, हाँ यही स्टेप थी। तो ये अपने क्वेश्चन लिखा, लॉग m प्लस लॉग n की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, तो आपको मिलेगा माइनस लॉग 2 माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू log m प्लस log n इज log mn। तो log mod x प्लस 1 ब्रैकेट बना ले और यहाँ पे c बना ले। ठीक है, इतनी सारी बातें ठीक है। अब क्या करें, अब सुनो, m log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा रिकॉल करो। m log n की प्रॉपर्टी होती है log n टू द पावर m, राइट। तो ये -1 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो इसे हटाया, यहाँ पे -1 लगाया। तो बेसिकली दोनों तरफ लॉग है, एंटी लॉग ले लो चले जाएंगे, दोनों तरफ मॉड है, आप उन मॉड को भी हटा सकते हो, प्लस माइनस आता है लेकिन वो प्लस माइनस आपका कांस्टेंट ले लेगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू सी। ओके, अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, देखते रहो आप लोग आगे क्या कर सकते हैं हम। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, राइट, सी की वैल्यू निकालनी है। चलो सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो एक काम करो, ये सारी प्रॉपर्टीज तो आप यूज कर चुके हो, इन्हें हटा देते हैं अपन। ओके, अब देखो क्या देखने वाले हो, कंडीशंस, क्या कंडीशंस गिवन थी आप लोगों को सी की वैल्यू निकालने के लिए, y 0 x 0। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही 0 है। सो कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। हमें क्या दिया है कि y रख लो 0 और x भी रख लो आप लोग 0। तो यहाँ पे y की जगह पे 0 रखो, और इससे ना बाद में बात करेंगे, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ओके, y को 0 रखो, सो 1 अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू, x भी 0 है, 0 प्लस 1 इज 1, दिस इज c। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना। तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, तो आपको c मिल रहा है 1, राइट। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रखो, आपको आपका ps मिल जाएगा। तो इसे हटा दूं क्या मैं, इसे हटा देती हूँ, c की वैल्यू 1 है, आप इसे याद रखें। आ जाओ जरा, c की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। आपको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 2 माइनस ए टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, रेसिप्रोकल ले लें क्या इसका, चलो रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो दिस इज 2 माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। अब क्या करें, इस 2 को वहां शिफ्ट कर देते हैं। आंसर नहीं आया है क्या मैम, आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको एकदम बुक जैसा आंसर चाहिए तो कुछ स्टेप्स तो आगे बढ़ानी पड़ती है। यहाँ भी रुकोगे ना, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक है चलो चल लेते हैं आगे थोड़ा सा। इस 2 को वहां शिफ्ट करो तो क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, दिस इज -2। एलसीएम ले लो जल्दी से, यहीं पे ले लें क्या एलसीएम, हाँ मैम बिल्कुल ले लो। तो क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम, जरा बताओ तो सही, -2x -2 कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। चेक तो करो, 1 -2x -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, 1 -2 -1, इसको हटा लो,
आपको क्या मिल रहा है -1 एंड दिस इज -1 -2x। माइनस को कॉमन ले लो तो ये प्लस आ गया, ठीक है। दोनों तरफ नेगेटिव है, हटा दो, दोनों तरफ नेगेटिव है, हटा दो, ठीक। अब ये 1 + 2x क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, 2x + 1। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। ये भी आंसर नहीं है लेकिन ठीक है, लॉग ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या आ जाएगा, यहाँ मिलेगा y = log ब्रैकेट 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, और ये है आपका फाइनल आंसर। दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया तो log e⁻y, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ लॉग आ जाएगा और ये y आपका नीचे आ जाएगा। जो भी है आपका आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ कहीं भी रुकते ना तो भी गलत नहीं था, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्वेश्चन भी आपका एक इजी क्वेश्चन था। आई होप यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई है आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन को देख के ही हम समझ गए थे कि वेरिएबल सेपरेशन से बहुत इजी हो जाएगा। ये वाले स्टेप आप याद रखना, यहाँ पे 1/e⁻y लिखा, फिर एलसीएम लिया, शिफ्ट किए वेरिएबल्स को, इसको t लिया, ऊपर वाला यहाँ से गायब हो गया, dt/t मिला, इंटीग्रेट आपने कर दिया बहुत आराम से और आप अपने आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ भी कहीं रुक जाते कोई दिक्कत नहीं थी, पर ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा लो स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। स्टोरी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। If the population of the village was 20,000 in 1999, 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? एक बार जब रीड करोगे तो समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टोरी प्रॉब्लम में इतने सारे स्टोरी प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी डील कर रखे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप में से काफी लोगों को पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ये आप लोगों ने मुझे खुद बताया है कमेंट सेक्शन में, तो ठीक है, इसको भी जरा इजी बनाते हैं और इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। अब देखो यहाँ पे चीजें आप समझते चलो, इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है ना, आपको बनानी पड़ेगी। तो आपको बनानी पड़ेगी, तो देखो ये सिर्फ इतनी सी लाइन को अगर अच्छे से समझ गए ना तो आप आसानी से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लोगे। तो इसको समझने की कोशिश करो। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूअसली, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। तो कोई भी चीज अगर चेंज होती है मैथ्स में, उसका मतलब क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज, मतलब उसका डेरिवेटिव। तो ये लोग आपसे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time। बहुत इजी है। मान लो किसी टाइम पे नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स y है, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपकी y है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो पॉपुलेशन है उस विलेज की कितनी है, y है। तो ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इंक्रीज हो रही है। किस रेट से, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। मतलब आप क्या करेंगे, dy/dt प्रोपोर्शनल टू y। ऐसा अपन नहीं कह रहे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, ये y क्या है, लेट y बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, ठीक है। इन्हें बोला ना, क्या बोला इन्हें कि एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पे जो इनहैबिटेंट्स है उससे प्रोपोर्शनल है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि जो पॉपुलेशन इन्हें कहा है वो इंक्रीज कर रही है, कैसे, प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट एनी टाइम, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने ट्रांसलेशन समझ लिया। अब अगर मैथ्स के फॉर्मेट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हम शब्दों को समझेंगे। हम सबसे पहले ये तो समझ गए हैं कि जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वो किस पे डिपेंडेंट है, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम की एक पॉपुलेशन पे। तो एक काम करो, आप एक पहली स्टेटमेंट लिखो कि लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी बी वाई। लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी बी वाई। ये वाई क्या है, पॉपुलेशन है, और यही पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आप क्या लिखोगे,
द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट, मतलब dy/dt किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो dy/dt एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द, तो dy/dt प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम कितने हैं, y। ये लो बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या कहा इन्हें कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक पॉपुलेशन आप समझ लो कितनी है, y। ठीक है, अब यही जो पॉपुलेशन है ना ये इंक्रीज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी। तो dy/dt कैसे इंक्रीज कर रही है, प्रोपोर्शनल है, किससे, जितनी पॉपुलेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। आई होप अब ये स्टेटमेंट क्लियर है। और आपने ऐसे कितने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, तो ये आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है। ओके, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटता है तो कौन आता है, कांस्टेंट आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dt इज इक्वल टू क्या, ky, ये y है। ओके, ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आगे क्या बोला है, अब जरा उसे रीड कर लेते हैं अपन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 इन 1999। अच्छा, एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोग, कि 1999 में पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है। अच्छा ठीक है, 1999 में पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है। एंड 25,000 पॉपुलेशन है 2004 में। 2004 में यही पॉपुलेशन कितनी हो गई, 25,000 हो गई। ये डेटा इन्हें आपको दे रखा है। फिर क्या चाह रहे हैं आपसे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी, जरा ये बताओ हमें। ये इनका सवाल है आपसे। पूरी कहानी समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया। फिर इन्होंने जो ये डेटा दे रखा है ना, आप लोग भी जानते हैं ये डेटा क्यों दिया है, क्यों दिया है आप लोगों को ये डेटा, सो दैट सबसे पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें, फिर हो सकता है वो जो k आ गया था ना उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और उसके बाद फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। तो इनने क्वेश्चन में एक आपको टाइमलाइन दी है। क्या है वो टाइमलाइन, कि 1999 में, ठीक है, 1999 में पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है। 2004 में कितनी हो गई, 25,000। तो 2009 में कितनी होगी, तो ठीक है, ये सब क्या है, पॉपुलेशन मतलब y। ओके, और ये क्या है, ये तो ईयर्स है, और ईयर्स का देने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ना, यहाँ पे या तो पॉपुलेशन से आपको मतलब है या तो आपको टाइम से मतलब है, राइट। अब इसमें से आपको ना टाइम ड्यूरेशन निकालना होगा। जैसे कि इनिशियल ईयर है 1999, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 था, ओके, तो पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी। उसके बाद 2004 आया, 2004 और 1999 के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन है, 5 सालों का। मतलब 5 इयर्स आफ्टर कितनी पॉपुलेशन हो गई, 25,000 हो गई। और फिर अगेन 1999 से, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या है, इनिशियल ईयर क्या है, 1999, और फाइनल ईयर क्या है, 2009, उस ईयर का आपसे पॉपुलेशन पूछी जा रही है। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया, कितने ईयर्स का गैप हो गया, आप कहेंगे 1999 से 2009 के बीच में 10 साल का गैप हो गया। तो हमेशा आप इनिशियल ईयर को क्या ले लेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन में पता है कहां घूम जाते, इन ईयर्स में घूम जाते। आपको समझ नहीं आता कि क्या हमें ईयर सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं, आपको इन ईयर्स में से टाइम ड्यूरेशन निकालना था। ओके, तो इनिशियल ईयर 1999 था, तो इनिशियली आपका टाइम क्या है, 0, कि जब 0 टाइम था, मतलब प्रेजेंटली पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000। फिर 1999 से 2004 के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 5 ईयर्स का गैप है। तो जब t = 5 है, ओके, तो कितनी पॉपुलेशन है, 25,000। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कहां से चेक करोगे, इनिशियल टाइम से। इनिशियल टाइम क्या था, 1999। तो 1999 और 2009 के बीच में
कितना समय चला गया, कितना समय चला गया, 10 ईयर्स। तो टाइम क्या है आपका 10। ओके, तो आपको ईयर्स में से सिर्फ ये टाइम ड्यूरेशन निकालनी थी कि 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे स्टार बना लो। और ये डेटा हमने निकाल के रख लिया है, इससे बाद में बात करेंगे। अभी आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं जानते, ठीक है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, हमने टाइम ड्यूरेशन जो कुछ भी समझना था वहां से वो सारी चीजों पे डिस्कशन ले लिया है। अब बारी है इसे सॉल्व करने की। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे? यहाँ पे आप लोग वेरिएबल्स का सेपरेशन करेंगे, ठीक है। डी वाई के नीचे y ले आओ और k तो कांस्टेंट है, dt को वहां ले जाओ। तो ये बनेगा dy अपॉन y इज इक्वल टू k dt। यहां तक सब ठीक है। हमने क्या किया, इस y को यहां ले गए, dt को वहां ले गए, वेरिएबल सेपरेट बड़े आसानी से कर लिया। तो जब एक बार, हाँ बोलो जरा आप लोग फिर से, जब एक बार वेरिएबल सेपरेट कर लिया जाता है फिर क्या किया जाता है, फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो दोनों साइड क्या करेंगे आप लोग, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod y इज इक्वल टू k dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, kt प्लस c। ओके, सो log mod y इज इक्वल टू kt प्लस c। ये आपके सामने आया है जनरल सोल्यूशन, लेकिन आपको इस जनरल सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी, बस हमें ये बताओ। तो वो तो हम तब बता पाएंगे जब हम k c की वैल्यू निकाल लें, राइट। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपके पास पूरा टेबल तैयार है। चलो इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। log mod y, आपके पास जो इक्वेशन आई है पहले जरा उसको लिख लें अपन यहाँ पे, दैट इज जनरल सोल्यूशन। log mod y इज इक्वल टू kt प्लस c। आई होप ये t और ये प्लस आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके जी, चलो अब पहली कंडीशन कि जब आपका टाइम 0 था तब y कितना था, 20,000। आओ सब्स्टिट्यूट करें। तो यहां पे रखेंगे log y क्या है, 20,000, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। तो मॉड बनाने का वहां कोई मतलब है नहीं। ओके जी, टाइम क्या है 0, तो k इंटू 0 इज 0, 0 प्लस c c। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई, log 20,000। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन था। अब c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिला आपको, log mod y इज इक्वल टू kt प्लस c कितना है, log 20,000। ओके जी, सब ठीक है। अब क्या कहा इन लोगों ने, नेक्स्ट कंडीशन कि 5 इयर्स आफ्टर, मतलब t इज इक्वल टू 5, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 25,000 हो गई। तो चलो रख देते हैं इसको। तो t 5 लेना है और y कितना लेना है, 25,000। रखो यहाँ पे, दिस इज log 25,000 राइट इज इक्वल टू टाइम कितना है 5, तो 5k प्लस log 20,000। अब इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं अपन, इस log 20,000 को यहां शिफ्ट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा, इसे यहां शिफ्ट किया तो log 25,000 ओके माइनस log 20,000 इज इक्वल टू 5k। हम यहां से k की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो इस प्रॉपर्टी को जरा यहाँ पे लगाओ आप, क्या मिलेगा, log 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ओके, ये 3 0 से 3 0 चले गए और आप लोग 5 का टेबल जानते ही हो, 5 5 25, 5 4 20। तो log 5/4। अब ये 5 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ दे दिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये आपके k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे इस k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे आप लोग k की वैल्यू जाके सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितना मिलेगा, log mod y इज इक्वल टू k, क्योंकि कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो k इज 1/5 log
5/4, ठीक है, k हो गया, दिस इज t प्लस ये कितना है log 20,000। ये आपके पास एक और नई एक्सप्रेशन आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इनने क्या बोला है कि 2009 में क्या पॉपुलेशन होगी। तो हमने देखा 1999 इनिशियल टाइम पीरियड था और 2009 आपका प्रेजेंट वाला इनने पूछा है। तो 1999 से 2009 के बीच में कितना गैप है, 10 इयर्स का। तो टाइम आपको क्या रखना है, यहाँ पे 10 रखना है, ओके, फिर आपको y मिल जाएगा। अब पॉपुलेशन पॉजिटिव ही है तो इसको हटा दो आप, ठीक। सो हमारे पास आया log y इज इक्वल टू t की जगह पे क्या रखूं, 10, तो ये 10 आगे आ जाएगा, 10/5 मतलब 5 1 जा 5 2 जा, सो दिस इज 2 log क्या 5/4 प्लस log क्या 20,000, ओके। यहां पे किसकी याद आ रही है आप लोगों को, m log n की, है ना। आप लोग जानते ही हो m log n क्या होता है, ये होता है log n to the power n, मतलब आगे जो कुछ भी होता है वो n की पावर में चला जाता है। तो ये 2 यहाँ पावर में जाएगा तो 5/4 का होल स्क्वायर बनेगा। इसे हटाओ यहाँ से और ये बन गया आपका स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टीज आपके लिए नई नहीं है, 7th चैप्टर 8th चैप्टर 9th चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इतनी बार आप लॉग से खेल चुके हो कि अब तो आपको पता ही है ये। तो 5/4 का स्क्वायर क्या होगा, 25/16। तो इसे हटाओ आप लोग, आपको क्या मिलेगा, log 25/16, ठीक है। अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, इनने आपसे क्या पूछा है कि 10 इयर्स आफ्टर ना, तो हमने t की वैल्यू भी रख दी कि 2009 में क्या पॉपुलेशन है। तो बेसिकली ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, पर ये आपको पसंद कहाँ आएगा, यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो लगा देते हैं, ठीक है। log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो आपको क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log mn, मतलब 25/16 इंटू 20,000, ऐसा कुछ आ रहा है। इसे कैंसिल आउट करें अपन, है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ओके। इसके बाद 4 1 जा 4, यहाँ पे देखा जाए तो 4 1 जा 4 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20 1 2 5 0। 25 का मल्टीप्लीकेशन 1 2 5 0 से तो करो, कितना मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे आपके पास आया log y इज इक्वल टू log कितना आया, 25 इंटू 1250, मल्टीप्लाई करो आपको पता चल जाएगा। सो log y इज इक्वल टू log 31250, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ log है, एंटी log ले लो, तो y कितना आ गया, y आ गया आपके पास 31250 और y ही क्या था, पॉपुलेशन। मतलब 2009 में कितनी जनसंख्या होगी, 31,250, मतलब 31250। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपको। बहुत सारी चीजें थी इसमें समझने के लिए, एक एक चीज को आपको ढंग से समझना था, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश कर पाएंगे। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखो, बना लिया है तो वेरिएबल सेपरेशन से इंटीग्रेट करके इक्वेशन 1 बना के नाम रख लो। फिर जो टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन से आपको स्मार्टली डील करना था, वो चीजें पता चल गई आपको। उसके बाद बस एक एक करके आप कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते चले। जैसे सबसे पहले c निकाला, फिर k निकाला, फिर उन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि 2009 में क्या पॉपुलेशन है, तो हम समझ गए 2009 और 1999 के बीच में कितना टाइम गैप है, 10 ईयर्स का। तो आपने क्या किया, t की जगह पे 10 रखा। फिर तो बस वही लॉग की प्रॉपर्टीज है और फिर आंसर लाने से आपको कौन रोक सकता है, ठीक है। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करें एंड आई रियली विश कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बता दो। ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉपी करो। कैसी लिखी है ये, y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो ऐसी नहीं लग रही आपको, a माइनस बी अपॉन सी। क्या होती है वो,
a बाई सी माइनस बी बाई सी। चलो उस फॉर्मेट में लिखें अपन। सो y बाई वाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये चला गया, दिस इज डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। इसको उठा के वहां ले जाए, कितना आएगा? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वाई। अच्छा जी, अब क्या किया जाए? वेरिएबल सेपरेट कर दो, इस x को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। सो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई। देख रहे हो क्वेश्चन को आप लोग, कितने आसानी से हो गया। वो छोटी सी चीज बस आपको याद होनी चाहिए थी कि कहीं भी a माइनस बी अपॉन सी दिख जाता है तो उसे आप लोग a बाई सी माइनस बी बाई सी के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो बस वही काम आपने किया है, अलग अलग कर दिया, इसको वहां ले गए। साफ साफ समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेशन से क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। शिफ्ट करो x यहाँ पे, y यहाँ पे, ओके। ऐसा मिल गया, इंटीग्रेट कर दो। चलो, सो इंटीग्रेशन dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log mod y। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ऐसा आंसर नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या कहती है वो प्रॉपर्टी? वो ये कहती है कि log mod y इज इक्वल टू log m प्लस log n इज log mod mn, मतलब cx। इस तरीके का मिल गया। दोनों तरफ log है, एंटी लॉग ले लो, दोनों तरफ mod है, चले जाते हैं। कैसे जाते हैं वो आप भी जानते हो, प्लस माइनस के फॉर्मेट में। लेकिन उस प्लस माइनस को कौन ले लेगा? कांस्टेंट ले लेगा। तो आपको बहुत टेंशन लेना ही नहीं है, आप तो बस खुश हो जाया करो। लॉग लॉग चले गए, मॉड मॉड चले गए, कैसे चले गए इसकी पूरी कहानी आप जानते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिला y इज इक्वल टू सी एक्स। ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, दैट इज y इज इक्वल टू सी एक्स। ईजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगा लो। और चलो आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x dy प्लस y e की पावर x प्लस dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले तो पता है इस इक्वेशन को रीड करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि आपको हमेशा इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखना चाहिए। जब एक बार लिखोगे ना तब समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब जनरल सोल्यूशन निकालना है, मैम हमारे पास तो 3 ही मेथड है, उन्हीं 3 मेथड से हमें खेलना होता है। चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा वाला मेथड बेस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी करो आप लोग एक बार, फिर ही समझ में आएगा कि क्या किया जाए इसमें। ex dy इज इक्वल टू, मैं इस पूरे ब्रैकेट को ना वहां ले जा रही हूँ, तो दिस विल बी माइनस y e टू द पावर x प्लस 2x dx। बिल्कुल ठीक है, इस पूरे को वहां ले गए अपन। अब इसको नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। नहीं, किसको? dx को आप यहाँ लेके आएंगे। सो आपके पास है e टू द पावर x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अंदर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस e टू द पावर x y माइनस 2x। अब ये e टू द पावर x यहाँ किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसको यहाँ पे सेंड कर दीजिए आप लोग, तो दोनों को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। अब e की पावर x से ये e की पावर x जा रहा है, और जरा अब आप लोग अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। खुश हो रहे हो क्या? चेहरे पे स्माइल आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्यों? सिंगल y है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 है मैम। बिल्कुल सही बात। तो इस माइनस y को यहाँ आप लेके आ जाइए। सो दिस इज dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू ये, और ये क्या है? माइनस 2x अपॉन e टू द पावर x। ओके जी, इस तरीके का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। कंपेयर कर पा रहे हो? आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का, मैम क्यों नहीं कर पा रहे कंपेयर? चलो ठीक है, तो भी लिख देती हूँ एक बार। डेफिनेटली इट इज ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, और हम लोग जानते हैं ये p एंड q क्या होते हैं? या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x।
तो p होता है y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, q क्या है -2x अपॉन e टू द पावर x, ठीक है। तो p है आपका 1, q है आपका ये, तो जल्दी से सॉल्व करो, आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो वी हैव क्या, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था, उसे हटा दिया हमने। क्या है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू -2x अपॉन e टू द पावर x। p है आपका 1, y का कोएफिशिएंट, और q क्या है -2x अपॉन e टू द पावर x। अब आपको किसकी तलाश है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो इसका फॉर्मूला e इंटीग्रेशन p dx होता है, ओके। e इंटीग्रेशन p क्या है यहाँ पे 1, सो 1 इंटू dx, ओके। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो if क्या आ गया, बहुत ही अच्छा आया है, e टू द पावर x आ गया है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है जनरल सॉल्यूशन, मतलब अब सॉल्यूशन की बारी है। सॉल्यूशन वाली स्टेप क्या होती है, बोलो जरा, y इंटू if क्या है e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q -2x अपॉन e टू द पावर x इंटू क्या if क्या है e टू द पावर x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e टू द पावर x एंड e टू द पावर x कैंसिल आउट हो गए, तो चलो बहुत अच्छी बात है, हटा दो इन्हें। -2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या, बिल्कुल जानते हैं, क्या होगा, दिस इज y e टू द पावर x इज इक्वल टू -2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ओके। 2 से 2 चले गए, आपके पास क्या आया, -x स्क्वायर प्लस c आया, तो ये आपका y आ रहा है, ओके। जरा ऑप्शन तो देखें कैसे ऑप्शन है, ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल है, y e टू द पावर x, ओके। जब आपने ऑप्शंस को देखा ना, तो यहाँ पे क्या है, सारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना राइट हैंड साइड की तरफ है, तो हम भी शिफ्ट करते हैं और जो भी वेरिएबल है उसे यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज y e टू द पावर x, इसे यहाँ शिफ्ट किया, दिस इज प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द आंसर जिसकी आपको तलाश थी। ऑप्शन चेक करो, मिल गया होगा तो टिक मार देंगे। देख लो एक बार क्या लिखा है, y e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c, क्या है, ऑप्शन सी है ना, हाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई परेशानी की बात नहीं थी। सबसे पहले आपने इसे dy बाई dx के फॉर्मेट में लिखा, लिख के हम हो गए थे बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाले, p एंड q लिखे, और फिर हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर ना आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस इसमें ट्राई किए हैं, बस मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर आया है कि नहीं आया है, आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी डाउट है उसे भी लिख देना, हुआ तो मैं कोई भी एक डाउट वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, अगर कोई भी डाउट आपका बचता है इस चैप्टर में तो इस वीडियो के साथ ही हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा पोर्शन फिनिश होता है। आप लोगों ने खुद ही अगर सारे वीडियोस को फॉलो किया है ना, तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तीनों ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर थे। अब जितना भी आपका कैलकुलस का पोर्शन है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे और इंटीग्रेशन वाले जोन से अब हम बाहर आ जाएंगे। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल भी आप अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को ना भूलें, क्योंकि अब जो भी चैप्टर आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जितना भी इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी कैलकुलस हमने पढ़ लिया है, इसका रिवीजन आप रोज करें, ओके। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है।
तो अब चलते हैं आगे। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप लोग गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करेंगे, क्लास 12 पे करेंगे क्लिक। देन आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, वो सब आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। अगर आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हैं, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम अपने वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं वो सब आपको एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगा। आप जिस भी चैप्टर के कंसेप्ट को, एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं, बस उसके लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।